हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल्डन हिस्ट्री चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अनुसंधान विधियाँ यानी कि रिसर्च मैथडोलॉजी। तो कौन कौन सी रिसर्च मैथडोलॉजी होती है वो मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक विधि यानी कि ऐतिहासिक अनुसंधान विधि को हम अच्छे से जानेंगे। उसके बाद विवरणात्मक, फिर प्रयोगात्मक, क्रियात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक, ये जो हम महत्वपूर्ण विधियाँ होती हैं इसको हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो इसके पढ़ने के साथ साथ हम इसके उद्देश्यों को भी जानेंगे कि किस प्रकार से इसका उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए चलते हैं इसके विस्तार की ओर। तो क्या होता है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि? तो दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, इसका संबंध भूतकाल से होता है। यानी कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ऐतिहासिक अनुसंधान विधि यानी कि किसी के इतिहास को जानना, यानी कि जो समय बीत गया है वो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है दोस्तों। यानी कि भविष्य को समझने के लिए जो हम भूतकाल को विश्लेषण करते हैं, यानी मान लीजिए कोई घटना ऐसी भूत के अंदर बीती है या घटी है जिसका हमें वर्तमान या भविष्य के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, तो उसका जो विश्लेषण किया जाता है, उसको अच्छे से समझा जाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा अनुसंधान विधि कहलाता है। यानी कि ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के बीच में रखा गया है। तो इसके उद्देश्य को जान लेते हैं दोस्तों। जैसे ही इसका नाम है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, वैसे ही इसके उद्देश्य हैं, यानी कि भूत के आधार पर वर्तमान को समझना। यानी कि ऐसी कोई घटना जो कि भूत में घटी हो तो और उसका जो प्रभाव है वर्तमान में देखने को मिलता है, यानी कि उसका क्या प्रभाव हमारे वर्तमान में चल रहा है, उसकी जड़ों को देखने के लिए, यानी कि ये जो समस्या है वर्तमान के अंदर, जो समस्या है या घटना है, जो भी कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका क्या कारण रहा है भूत के अंदर, उसको जानने के लिए भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। दूसरा, अतीत, वर्तमान और भविष्य के आपस में कोरिलेशन के लिए, यानी कि जो बीता हुआ समय यानी हमारा जो अतीत है वो हमारे वर्तमान में प्रभाव डालते हुए, यानी कि आज के समय के अंदर जो हमारा प्रेजेंट है इसमें जो प्रभाव पड़ रहा है, और साथ ही साथ जो हमारा इससे यानी कि भूत से वर्तमान की तरफ चलते हुए जो हमारे भविष्य पर प्रभाव पड़ने वाला है, इन तीनों को नजर रखते हुए, यानी इन दो तीनों का आपस में संबंध दिखाना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। उसके बाद पूर्व अनुमान लगाकर भविष्य की रूपरेखा बनाना, यानी कि भूत के आधार पर ही हम पहले ही भविष्य की रूपरेखा को तैयार करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का प्रयोग करते हैं, जो कि इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, अगला हमारा जो महत्वपूर्ण विधि है वो है विवरणात्मक अनुसंधान विधि। इसको हम व्याख्यात्मक भी कह देते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी चीज़ का व्याख्या करनी होती है या फिर विवरण दिया जाता है, इसका अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है दोस्तों। तो इस शोध के अंदर क्या रखा जाता है कि मानव जीवन से जितने भी वर्तमान यानी कि जो समय चल रहा है उससे समस्या जितनी भी होती हैं, उससे मतलब मानव जीवन से संबंधित जितनी भी समस्या, उनका वैज्ञानिक शोध करना क्या कहलाता है, हमारा विवरणात्मक अनुसंधान विधि कहलाता है दोस्तों। यानी कि जो वर्तमान में समय है, इंसान के साथ जितने भी, मानव जीवन के साथ जितने भी उसकी समस्याएं जुड़ी होती हैं, उनका जो वैज्ञानिक शोध किया जाता है वो किस में आता है, हमारा विवरणात्मक अनुसंधान विधि के अंदर आता है। चलिए इसके उद्देश्यों को जान लेते हैं। इसके उद्देश्य सबसे पहले आगामी अनुसंधान का आधार तैयार करना, यानी आगमनी यानी समझते हैं एडवांस, यानी एडवांस रिसर्च का आधार तैयार करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरा, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का पता लगाना, यानी कि मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल जितने भी हमारे फैक्ट होते हैं, यानी कि जितने भी उसकी विशेषताएं होती हैं, ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए भी हम इस विधि का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ वर्तमान स्थिति का वास्तविक ज्ञान एवं नियंत्रण करने के लिए भी हम इस विधि का प्रयोग साथ ही साथ करते हैं दोस्तों। साथ में इसमें परिवर्तनों की आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है, यानी कि क्या हमें अभी जो आवश्यकता है, यानी कि हमारी जो आवश्यकता है उसमें किस तरीके से हमें परिवर्तन करना है, क्या किस तरीके से हमें आगे मतलब कि और अच्छे से करने के लिए कोई भी कार्य है, कोई भी समस्या है, उसको अच्छे बेहतर तरीके से करने के लिए क्या इसमें परिवर्तन किए जाने हैं, उस पर जो भी जोर दिया जाता है वो इसी विधि द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगला आता है हमारा प्रयोगात्मक अनुसंधान। प्रयोगात्मक यानी कि ये एक लेबोरेटरी वर्क होता है, यानी किसी लैब के द्वारा किसी विशेष संस्था के अंदर रहकर ही इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये जो प्रयोगात्मक हमारा जो अनुसंधान विधि है, ये ज़्यादातर हमारे साइंस जो स्टूडेंट होते हैं, स्कॉलर होते हैं, उनके लिए यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों। मतलब कि इसमें केमिकलों का यूज़ हो सकता है, कोई भी भविष्य के लिए कोई भी चीज़ बनाने के लिए प्रयोग कर करके जो है योग की प्रयोग किया जाता है, तभी इसका नाम क्या पड़ा है, प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि रखा गया है।
तो दोस्तों इसका जो आधार होता है वो क्या होता है, प्रयोग इसका आधार होता है। इसके उद्देश्य जान लेते हैं। यह विधि को पूर्व ग्रहों वह पक्ष रहित होने का शोध का कारण रहता है। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, किसी भी शोध को पूर्वग्रहों व पक्षपात रहित रखना, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का पूर्वग्रह ना हो, कोई भी भ्रांति इसके अंदर ना हो, किसी तरीके का पक्षपात ना हो दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये प्रयोग पे आधारित है, यानी कि प्रयोग के आधार पर जो समस्या का समाधान निकलेगा वही हो जो रिलायबल माना जाएगा, वही असली माना जाएगा। चलिए उसके बाद आएगा इसका उद्देश्य दूसरे अनुसंधानों का निरीक्षण या जांच करना भी है। यानी कि जो पहले रिसर्च हो चुका है वो कहाँ तक सार्थक है, कहाँ तक उसका जो है उसने अपने उद्देश्य को सफलता मिली है, उसको जांच करने के लिए भी हम प्रयोगात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बाह्य चरों पर नियंत्रण, यानी कि जो ऐसे चर होते हैं जो कि एक्सटर्नल होते हैं, उन वेरिएबल्स पे जो नियंत्रण करने के लिए भी इसे जो है प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद आता है मात्रात्मक अनुसंधान। तो मात्रात्मक यानी कि किसी की मात्रा को दर्शाना, यानी कि माप तोल के अंदर जो भी चीज़ मात्रा के अंदर आती है, यानी कि 2 किलो 5 किलो जो भी पैरामीटर के अंदर होती है, जो कि मापन के अंदर होती है, ठीक है, जिसमें संख्या का बोध होता है, किसमें संख्या का बोध होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि डिडक्टिव, जो कि निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। डिडक्टिव पद्धति जो होती है वो क्या होती है, मात्रात्मक कहलाती है। तो इसके अंदर जो है क्या होता है, संख्या का बोध होता है, वो विधि क्या होती है, मात्रात्मक अनुसंधान विधि कहलाती है। तो इसके उद्देश्य क्या रहते हैं, एक तो इसके अंदर सबसे पहला उद्देश्य है कि इसमें अस्पष्टता को नकार दिया जाता है, यानी कि जो चीज़ क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, उसको क्या कर दिया जाता है, डिटेक्ट कर दिया जाता है, नकार दिया जाता है। उसके बाद इसमें संख्यात्मक आंकड़ों का मापन किया जाता है, यानी कि किसी की संख्यात्मक जो आंकड़े हैं उनका मापन जो है इसी विधि द्वारा किया जाता है, मात्रात्मक विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें परिणामों के अंदर हस्तक्षेप, यानी कि परिणाम के अंदर इसके अंदर जो रिजल्ट आता है उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, कोई भी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें मात्राएं होती हैं। मान लीजिए मात्रा के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि 2 दूनी 4, यानी कि 2 को अगर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो उस 4 को हम नहीं मॉडिफाई कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मात्रात्मक है और उसका आंसर जो है असली है, यानी कि उसमें अंदर अस्पष्टता कहीं नहीं दिखाई दे रही है हमें। क्यों? क्योंकि इसका परिणाम है जो 4 ही आएगा, उसके अंदर हम कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य रहते हैं। चलिए गुणात्मक अनुसंधान को जान लेते हैं। गुणात्मक विधि के अंदर क्या होता है, मानवीय व्यवहार को समझा जाता है, यानी कि मानवीय व्यवहार को समझा जाता है, यानी कि किसी का व्यवहार बहुत अच्छा है, कोई व्यक्ति ज़्यादा हम्बल है, कोई ज़्यादा नहीं है, तो इस तरीकों के क्या है, इसको अच्छे समझा जाता है। तो कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, तो क्या चीज़ है, ये मानव के व्यवहार है। तो इन व्यवहार को समझने के लिए गुणात्मक अनुसंधान विधि का यूज़ किया जाता है, जो कि एक मतलब कि उनके कारणों को जानना कि ये व्यक्ति इतना गुणवान कैसे है, ये कम कैसे है, ज़्यादा कैसे है, तो इन चीज़ों को देखने के लिए कौन सी विधि का यूज़ किया जाता है, गुणात्मक अनुसंधान विधि का यूज़ किया जाता है। इसके उद्देश्यों को जान लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि व्यवहार अभिव्यक्ति घटनाओं को समझना, यानी कि इसका सबसे पहला उद्देश्य यही है कि जो व्यवहार अभिव्यक्ति है, यानी कि जो हमारा जो बिहेवियर दृष्टिकोण है, जो हमारा बिहेवियर का एटीट्यूड है, उसको समझना इसका उद्देश्य रहा है। भी इसका ये व्यवहार करने का क्या कारण रहा है इसके पीछे, तो ये चीज़ समझना। दूसरा, किसी प्रक्रिया को समझना, यानी कि कोई व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके व्यवहार में वो चीज़ कहाँ से आई है, तो इसको जानने के लिए भी हम गुणात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नियमित व्याख्या विकसित करना, यानी कि नियमित का मतलब यानी कि परमानेंट हम क्या करेंगे, व्याख्या, यानी कि उसकी परमानेंट परिभाषा देने के लिए भी हम क्या करेंगे, गुणात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग करते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है दोस्तों? क्रियात्मक अनुसंधान वो होता है यानी कि जो समस्या हमारे अभी कार्यरत है, यानी कि क्रिया में है, यानी कि अभी वर्तमान के अंदर जो हम कार्य कर रहे हैं उसके अंदर जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो क्या होती है, क्रियात्मक अनुसंधान होता है। यानी कि उस अनुसंधान के अंदर क्या यूज़ किया था, यानी कि जो अभी परमानेंट, यानी कि वर्तमान समय के अंदर आपके सामने समस्या आई, उसके अंदर आपने कुछ सुधार करना है, उसमें कुछ बदलाव करना है, परिवर्तन करना है, तो आप क्रियात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग करते हैं। समझिए इसको, इसके जैसे कि उद्देश्य से समझ सकते हैं आप, जैसे कि विद्यालय की कार्यप्रणाली तथा स्थिति में प्रगति, सुधार एवं परिवर्तन करना, यानी कि इसका उद्देश्य क्या होता है, यानी कि विद्यालय के अंदर बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं,
उसकी प्रगति यानी कि स्कूल जो कार्य प्रणाली है उसकी प्रगति नहीं हो पा रही है, या फिर उसको सुधार अच्छे से करना चाह रहे हैं आप चलती प्रतिक्रिया में, तो क्या करेंगे, तो ये हम क्रियात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन व सुधार। शिक्षण कार्य हो रहा है यानी कि टीचिंग जो है अच्छे से प्रभावित नहीं हो रही है, बच्चे अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ नया मेथड यूज़ करना है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करेंगे। उसके बाद रोचकता व उपयोगी पाठ्यक्रम विकास करना, यानी कि अगर आपने पाठ्यक्रम का उपयोगिता बढ़ानी है, आप देख रहे हैं कि बच्चों के लिए इतना मतलब कि पाठ्यक्रम इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, इतना मतलब कि प्रभावी कर नहीं है, बच्चों का जीवनमुखी मतलब कि पाठ्यक्रम नहीं है, उसकी ना ही रोचकता आ रही है, तो ये एक समस्या होगी। क्या हुई, तत्कालीन समस्या है, वर्तमान में चल रही समस्या है, तो इसका क्या इसके लिए क्या करेंगे आप, तो इसके लिए भी आप क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करेंगे। चलिए, उसके बाद छात्रों की जो आकांक्षा होती है यानी कि जो उनकी स्थिति है, जो आज की जो वर्तमान की स्थिति है उनकी वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो उसकी सत्र को बढ़ाने के लिए, उनकी वृद्धि को बढ़ाने के लिए, उनकी आकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए क्या हम क्या करेंगे, क्रियात्मक शोध का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से ये हमारे 6 जो इम्पोर्टेंट जो है कौन सी मैथडोलॉजी होती है, जो मैथडोलॉजी यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इसी से ही एनटीए हमसे सवाल पूछता है, इसको आपने गहराई से समझना है, बहुत ही आसान है। पहले भी मैंने इसको डिफाइन किया है, जब मैंने आपको टाइप ऑफ रिसर्च बताया था, टाइप ऑफ रिसर्च के अंदर भी मैंने इनको डिफाइन किया था कि क्या चीज़ होती है ये, तो यही मैथडोलॉजी होती है। मैथडोलॉजी का तरीका भी मैंने आपको यही बताया कि क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो उनके उद्देश्य में भी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों इसको आपको अच्छे से समझना है, समझने के बाद इसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप जब नेट जैप कर लेंगे तो पीएचडी के अंदर भी आपके अंदर ये जो मैथडोलॉजी है ये यूज़ आने वाली है, तो इसको अभी ही बेसिक लेवल से आप उसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपके भविष्य में काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर लें और जुड़े रहिए गोल्डन हिस्ट्री चैनल के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।